बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिज़नेस के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम चैप्टर नंबर 2 यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने लास्ट टाइम आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस का तज़किरा किया था, जिसमें हमने मॉनिटर की टाइप्स और फिर प्रिंटर और उसकी दो टाइप्स इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट को डिटेल से देखा था। आज हम जो डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। वैसे तो सारी ही डिवाइसेस इम्पॉर्टेंट है अपने अपने काम की नौयत के लिहाज से, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस। इसकी इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह भी है कि हमने कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए भी कई डिवाइसेस पढ़ी, तकरीबन 9-10 डिवाइसेस पढ़ी जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए भी हमने 3-4 डिवाइसेस पढ़ी, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और स्पीकर्स। इसी तरह हम आगे चल के जब मेमोरी डिवाइसेस पढ़ेंगे तो उसमें भी 3-4 डिवाइसेस पढ़ेंगे। जब स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं। वी कैन यूज़ मल्टीपल डिवाइसेस टू स्टोर आवर डाटा परमानेंटली। लेकिन जो कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो काम होता है प्रोसेसिंग का। और उस प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में जो डिवाइस यूज़ होती है वो एक ही डिवाइस है, वहाँ एक से ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ नहीं होती। और ये जो डिवाइस है ये कंप्यूटर के ब्रेन की तरह काम करती है। इट इज़ जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह हमारे दिमाग, हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी में इंसानी दिमाग जिस तरह काम करता है या जो रोल प्ले करता है, सेम उसी तरह कंप्यूटर में ये डिवाइस उस दिमाग का काम करती है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी हमारे जो हैं डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव, 2 बाजू। लेकिन दिमाग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में, जो हमारे पूरे जिस्म को, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वो एक ही है। सॉरी। इसी तरह कंप्यूटर में भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए और पूरे कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस है वो डिवाइस भी एक ही है। और उस डिवाइस को हम कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। इसी को हम मुख्तसरन प्रोसेसर भी कहते हैं या इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। अब आम तौर पर कॉन्सेप्ट हमारे जहन में ये आता है, जैसे ही हमारे सामने सीपीयू का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में वो बॉक्स, वो डब्बा आ जाता है जो मॉनिटर या एलसीडी के साथ पड़ा होता है या मॉनिटर या एलसीडी के नीचे पड़ा होता है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। हालांकि वो पूरा बॉक्स एक्चुअली सिस्टम बॉक्स और सिस्टम यूनिट है। जो सीपीयू है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको इस टाइम नज़र आ रहा है। ये माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल इस साइज़ में होता है। एक छोटी सी चिप होती है जिसके नीचे डिफरेंट पिन्स लगी होती हैं, जो कि कंप्यूटर के मेन बोर्ड यानी मदर बोर्ड पे एक स्लॉट बनी होती है, एक हाउसिंग बनी होती है इसकी, उसमें जाके ये फिट हो जाता है। तो आज से पहले हो सकता है आप लोग सीपीयू और प्रोसेसर को दो मुख्तलिफ डिवाइसेस समझते हो। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सीपीयू समझते थे कि वो जो पूरा बॉक्स है वो चाहे टावर शक्ल में हो
या डेस्कटॉप शक्ल में हो, वो सीपीयू है। और प्रोसेसर ये है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर होता है, जिसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। लेकिन अब याद रखिए कि सीपीयू और प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर एक ही डिवाइस के नाम है। अब उस बॉक्स को, वो चाहे टावर में हो या डेस्कटॉप में हो, उसको भी सीपीयू इसी की मुनासबत से कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही सीपीयू होता है, एक छोटी सी डिवाइस जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, विच इज़ हाउस्ड ऑन मदरबोर्ड। लेकिन हम इसी मुनासबत से उस पूरे बॉक्स को ही सीपीयू कह देते हैं। बहरहाल जी, सीपीयू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, आपको अब बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ एक्चुअली प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर that acts like a brain in computer system. CPU is hardware component that understands given instructions, processes them and give results or output. अगर आपको याद हो, हमने कंप्यूटर की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें भी उस डेफिनेशन को भी हमने इसी तरह ही पढ़ा था कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which receives input, processes it and gives output. तो ये जो प्रोसेसिंग वाला फेज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि अगर ये काम ठीक से नहीं होगा तो कंप्यूटर फिर यूज़लेस मशीन है। यानी हम जो कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट को इसी सीपीयू ने ही प्रोसेस करना होता है और फिर उसको इंफॉर्मेशन यानी यूज़फुल आउटपुट में कन्वर्ट करके हमारे तक पहुंचाना होता है। In the past, a computer consists on a single processor. Nowadays, many consist on multiple processor that has improved the efficiency of computer. देखें, जो लार्ज मशीन्स हैं ना, बड़ी मशीन्स जो हैं, जिस तरह सुपर मेन फ्रेम सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं, जो बड़ी यानी जिनको हम लार्ज मशीन्स कहते हैं, वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ हो रहे होते हैं। हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, या अब हमारे जो स्मार्टफोन्स आ गए हैं, इनमें पहले एक ही प्रोसेसर यूज़ होता था। लेकिन अब कुछ अरसे से इनमें भी मल्टी प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो हाउसिंग है, उनकी जो बॉडी है, वो एक ही होती है। एक ही बॉडी के अंदर डिफरेंट कोर्स होती हैं। जिस तरह आपने आजकल सुना होगा कि जी प्रोसेसर है कितना है, ये डुअल कोर है। डुअल कोर का मतलब कि इसमें 2 कोर्स हैं, वो अब 2 गीगा का हो या 2.3 गीगा का हो। इसी तरह अगर क्वाड कोर होगा तो इसका मतलब होगा उसमें 4 कोर्स हैं, यानी 4 प्रोसेसर्स उसमें काम कर रहे हैं। इसी तरह ऑक्टा कोर यानी उसमें 8 कोर्स हैं। तो अब जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो लार्ज मशीन्स हैं, उनमें ये मल्टीपल प्रोसेसर्स हमें अलग अलग लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी मशीन्स है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो हम यूज़ करते हैं, उसमें ये मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स की शक्ल में आते हैं। बज़ाहिर हमें वो एक ही प्रोसेसर नज़र आएगा लगा हुआ, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कोर्स होती हैं जो मल्टी प्रोसेसिंग का काम कर रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोसेसर सिंगल कोर हो या मल्टी कोर हो, लार्ज मशीन वाला प्रोसेसर हो या हमारे डेस्कटॉप का प्रोसेसर हो, हर सीपीयू, हर प्रोसेसर इन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इन 3 पार्ट्स की डिटेल हमने आज देखनी है कि ये 3 पार्ट्स कौन से हैं। और ये याद रखिए, ये जो 3 पार्ट्स होते हैं, दीज पार्ट्स आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल डिवीजन। इनको फिज़िकली प्रोसेसर को 3 पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया गया होता, बल्कि ये उसकी वर्किंग के एतबार से हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ALU, CU और रजिस्टर। तो लेट्स सी जी, फर्स्ट पार्ट इज़ ALU, जिसको हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। A अरिथमेटिक, L लॉजिक, U यूनिट। यूनिट मीन्स हिस्सा, अरिथमेटिक मीन्स मैथमेटिक, यानी जो बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस हैं
जिनको बुनियादी हिसाबी अवामिल कहा जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उन्हें ही अरिथमेटिक कहा जाता है। लॉजिक, जो कि लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं, बिट वाइज कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं एक्चुअली, जो कि वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सीपीयू का जो ये पार्ट है, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सारी की सारी प्रोसेसिंग एक्चुअली इसी पार्ट में होती है। दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन इनपुट डाटा और लॉजिकल ऑपरेशंस। कि जब हम किसी इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट करते हैं तो वो डाटा मेमोरी में जाता है और मेमोरी से फिर सीपीयू में आता है प्रोसेसिंग के लिए, और सीपीयू से फिर वो सीपीयू के ही एक सब पार्ट एएलयू को भेज दिया जाता है, जहाँ पे फिर देखा जाता है कि ये डाटा अगर न्यूमेरिकल है और अगर इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं तो उसको अरिथमेटिक यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है, और अगर उस पर कोई लॉजिक यूनिट परफॉर्म होने हैं, उस पर कोई कंपैरिजन का काम होना है, वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, तो फिर उसको लॉजिक यूनिट की तरफ फर्दर भेज दिया जाता है। तो बहरहाल जी, डाटा कोई भी हो, जैसे ही डाटा इनपुट होता है, जब भी उस डाटा को प्रोसेस किया जाना होता है तो वो सीपीयू के इस पार्ट में आता है, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। और फिर फर्दर हमने वर्किंग की बेस पर इसको दो मज़ीद यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, एक को अरिथमेटिक यूनिट कह दिया और एक को लॉजिक यूनिट कह दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि जो डाटा इनपुट होता है वो सीपीयू में आता है, सीपीयू में देखा जाता है वो डाटा प्रोसेस होना है तो एएलयू में चला जाता है, एएलयू में पहुंचता है तो अगर उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं तो वो अरिथमेटिक यूनिट की तरफ चला जाता है, और अगर लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं तो वो लॉजिक यूनिट की तरफ चला जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर इस एएलयू की जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है डायग्राम से ऊपर, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको इस सारी वर्किंग की समझ आ जाएगी, या अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये मेरी सारी बात जो अभी मैंने कही, ये डायग्राम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। लास्ट पैराग्राफ देखिए, द एएलयू टेक्स द डाटा एज इनपुट टू बी ऑपरेटेड ऑन and from the control unit indicating which operation to perform on data and send output towards display unit or towards other output devices attached with the computer। ये इस पैराग्राफ में पूरी वर्किंग बता दी गई है कि जब किसी इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट किया जाता है तो वो डाटा सीपीयू तक पहुंचता है, सीपीयू से एएलयू तक पहुंचता है, एएलयू में फर्दर डिसाइड होता है कि उस पर जिस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो फिर अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है। सेकंड पार्ट, सेकंड यूनिट जो सीपीयू का होता है वो है जी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ ए सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ कंट्रोलर ऑफ द होल कंप्यूटर सिस्टम। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वो पार्ट, वो यूनिट है जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग में डायरेक्टली कोई पार्ट प्ले नहीं करता। इट डज नॉट प्रोसेस एनी डाटा बट इट हैज़ टू कंट्रोल दी ऑल दी एक्टिविटीज़ इन ए कंप्यूटर सिस्टम। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जब इनपुट डिवाइस से डाटा आता है तो वो सीपीयू तक पहुंचाया जाता है, सीपीयू से एएलयू में, एएलयू से फिर अरिथमेटिक यूनिट या लॉजिक यूनिट की तरफ। अब ये सारा डाटा इनपुट से लेकर वहाँ पे पहुँचाना, दूसरे यूनिट तक पहुँचाना, उधर से प्रोसेसिंग करवा के वापस किसी और यूनिट तक पहुँचाना, ये सारे काम जो हैं ये कंट्रोल यूनिट ही कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग और कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो इस तरह जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कंट्रोल यूनिट वाला। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। अब इस लाइन को अगर आप पढ़ें तो आपको कंट्रोल यूनिट की पूरी वर्किंग समझ आ जाएगी। इस लाइन में दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्ट्स मीन कि इट एक्ट्स लाइक ए डायरेक्टर, जिसका काम लोगों को डायरेक्ट करना है, जिसका काम दूसरे कंपोनेंट्स को, पूरे कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइसेस को डायरेक्ट करना है, हदायत देना है।
और कोऑर्डिनेट करना है, उन तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान राब्ता कायम किए रखना है ताकि कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली और स्मूथली काम कर सके। तो ये दो कंप्यूटर के बहुत मेन यूनिट होते हैं जिनको हम ALU और CU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट कहते हैं। द थर्ड एंड लास्ट यूनिट ऑफ CPU इज रजिस्टर्स। Registers are actually small but temporary memory locations inside the CPU or very close to the CPU. देखिए, जब CPU यानी प्रोसेसर को प्रोसेसिंग कर रहा होता है डेटा पर, डिफरेंट अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इट हैज़ टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग टेम्परेरीली। तो उस प्रोसेसिंग के दौरान उन इंस्ट्रक्शंस को या इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट्स को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए ये बार बार रैम तक नहीं जा सकता। अगर बार बार रैम तक जाएगा तो उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो इस CPU को अपने बिल्कुल पास अपने अंदर ही कोई मेमोरी लोकेशंस चाहिए होती हैं। तो वो जो मेमोरी लोकेशंस इसके अंदर होती हैं या अंदर ना हो तो बिल्कुल करीब, बिल्कुल साथ होती हैं, उन टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस को हम रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर्स नाम इसी तरह रखा गया जिस तरह हम रजिस्टर पे कोई चीज़ लिखते हैं यानी स्टोर कर देते हैं, तो इसी तरह इसी मुनासबत से ये नाम रजिस्टर रखा गया है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं CPU में, जो डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करते हैं, उनको स्टोर करते हैं या डिफरेंट काम करते हैं। बट रिमेंबर दीज आर दी टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस। बहुत छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस होती हैं ये रजिस्टर्स, इनमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं हो सकता, और टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो रजिस्टर्स में जो डाटा टेम्परेरीली स्टोर हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है, वॉश हो जाता है। द CPU uses temporary storage locations called register to hold data and instructions. The function includes storing location of where instruction was fetched, storing instruction while it is being decoded, and storing data while the ALU processes it, and storing the results of calculation. तो ये तीन डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं कि जब CPU किसी इनपुट को फैच करता है, किसी भी इनपुट डिवाइस से जब इनपुट को लाता है उस वक्त रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर जब उनको प्रोसेस करता है तो उस प्रोसेसिंग के रिजल्ट्स को टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर सम important task or important functions that has to be performed by CPU using registers. तो ये तीन यूनिट हो गए जी CPU के, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये छोटा सा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिवाइस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीचे तीन करैक्टरिस्टिक्स देखें तो आपको इस पूरे CPU की ये तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं और इससे वर्किंग समझने भी आसानी होगी कि ये क्या करता है। CPU कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर, असाइन टास्क टू अदर कंपोनेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। अब कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर, असाइन टास्क टू अदर कंपोनेंट्स, ये दोनों काम हैं CPU के किस यूनिट के, कंट्रोल यूनिट के। और तीसरा काम रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डाटा, डैट इज़ एक्चुअली प्रोसेसिंग, और ये काम CPU का कौन सा यूनिट करता है, ALU। और तीसरा यूनिट जो रजिस्टर है वो इन दोनों के कामों को करने में अपनी सपोर्ट देता है बाय होल्डिंग सम डाटा टेम्परेरीली। तो ये था जी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह मेमोरी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।